एक बहुत ही क्लासिक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। सेब पेड़ से टूटकर हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? मतलब ऊपर या अगल बगल क्यों नहीं चला जाता? यह साधारण सा सवाल हमें एक बहुत बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। आज हम एक तरह से जासूस हैं और हमारा केस है एक अदृश्य अपराधी को पकड़ना। एक ऐसा बल जो ना सिर्फ सेब को नीचे खींचता है बल्कि चांद को उसकी कक्षा में घुमाता है और सितारों को भी एक साथ बांधे रखता है। तो आज की हमारी पड़ताल का विषय यही मूलभूत बल है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। और हमारा मिशन है इस बल के नकाब को उतारना, इसके तरीकों को समझना, न्यूटन के सेब से लेकर समुद्र में तैरते विशाल जहाजों तक। और इस पूरी जांच का आधार है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बेहतरीन नोट्स। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सर आइजैक न्यूटन से। सब जानते हैं कि उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा था, पर असल सवाल ये नहीं था कि सेब नीचे गिरा। सवाल ये था कि जो बल सेब को नीचे खींच रहा है, क्या वही बल चांद को भी अपनी जगह पर बनाए हुए है? क्या ये एक ही अपराधी का तान है? बिल्कुल। और यही वो आहा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। न्यूटन ने महसूस किया कि ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। जो फोर्स सेब को जमीन पर खींच रही है, वही फोर्स चांद को पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य रस्सी की तरह बांधकर घुमा रही है। इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसी सोच से जन्म हुआ गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ये नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज दूसरी हर चीज को अपनी ओर खींच रही है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी। मतलब इस वक्त आप और आपका फोन, मैं और ये माइक, पृथ्वी और सूरज, सब एक दूसरे पर एक खिंचाव डाल रहे हैं। ये तो सोचने में अजीब लगता है। मतलब मैं और ये माइक भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो फिर इस खिंचाव की ताकत किस बात पर निर्भर करती है? यकीनन चीजों के साइज पर तो करती ही होगी। हाँ, आपने सही पकड़ा। इस नियम के दो मुख्य पहलू हैं। पहला, बल इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों चीजों में माल कितना है, यानी उनका द्रव्यमान या मास कितना है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा खिंचाव। और दूसरा, उनके बीच की दूरी कितनी है। लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ है। ये बल दूरी बढ़ने पर सिर्फ कम नहीं होता, बल्कि दूरी के वर्ग के हिसाब से, मतलब बहुत तेजी से कम होता है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर हम दूरी को दोगुना कर दें तो खिंचाव आधा नहीं बल्कि 1/4 रह जाएगा। ये तो बहुत तेजी से कम होता है। बिल्कुल। और जब हम इन दोनों बातों को मिलाते हैं तो हमें वो मशहूर सूत्र मिलता है, F = G m × m d²। अब इस सूत्र में m और m द्रव्यमान है, d दूरी है और f बल है, लेकिन असली खिलाड़ी है g। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। हाँ, ये g बड़ा दिलचस्प है। मैंने हमारे नोट्स में इसकी वैल्यू देखी, 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये संख्या तो अविश्वसनीय रूप से छोटी है। मतलब 0 के बाद 10 और 0, फिर जाकर 6 आएगा। ये तो लगभग कुछ भी नहीं है। तो फिर एक ऐसा बल जो इतने छोटे नंबर पर आधारित हो, वो पूरे ब्रह्मांड को कैसा संभाल सकता है? ये तो इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है। और आपने इस बातचीत के दिल को छू लिया है। यही गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य है। व्यक्तिगत स्तर पर ये बेहद कमजोर है, इसीलिए आपको और माइक को एक दूसरे का खिंचाव महसूस नहीं होता। लेकिन जब आप ग्रहों या तारों जितने बड़े द्रव्यमान की बात करते हैं, तो ये छोटा सा जी भी एक विशाल बल पैदा कर देता है। इसकी कमजोरी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये अनंत दूरी तक काम करता है और हमेशा सिर्फ आकर्षित करता है, कभी धकेलता नहीं है। इसीलिए ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वास्तुकार है। वाह! तो अब जब ये बल हमेशा खींच ही रहा है, तो इससे जुड़ी एक और अवधारणा है मुक्त पतन या फ्री फॉल। नोट्स कहते हैं कि ये वो स्थिति है जब कोई चीज सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिर रही हो। लेकिन असल दुनिया में, पृथ्वी पर हवा का प्रतिरोध तो हमेशा होता है ना, तो क्या असली मुक्त पतन यहाँ संभव भी है? ये एक बेहतरीन सवाल है। व्यावहारिक रूप से पृथ्वी पर एक वैक्यूम चेंबर के बाहर सच्चा मुक्त पतन संभव नहीं है। हवा हमेशा कुछ न कुछ रुकावट डालेगी। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है जो हमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के असर को समझने में मदद करती है। अगर आप इसका असली उदाहरण देखना चाहते हैं तो अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को देखिए।
वो असल में लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं, यानी मुक्त पतन में हैं। और इसी लगातार गिरने की वजह से उन्हें भारहीनता या वेटलेसनेस महसूस होती है। अच्छा, तो वो तैर नहीं रहे बल्कि गिर रहे हैं, अब समझ आया। और जब कोई चीज़ ऐसे गिरती है तो उसकी रफ्तार बढ़ती है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। और यहाँ ऐसे एक खास नाम दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी छोटा जी। इसकी वैल्यू हम सब ने स्कूल में रटी है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पर नोट्स में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है कि ये नंबर पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है। हाँ, और इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी एक आदर्श गोला नहीं है। ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा यानी विषुववृत्त वृत्त पर थोड़ी उभरी हुई है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। चूंकि ध्रुव केंद्र के ज्यादा करीब है, वहां जी का मान सबसे ज्यादा होता है, और विषुववृत्त रेखा केंद्र से सबसे दूर है, इसलिए वहां जी का मान सबसे कम होता है। एक मिनट रुकिए, अगर जी का मान विषुवत रेखा पर कम है और भार का सूत्र W = m/g होता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपना वजन करूं तो ध्रुवों के मुकाबले विषुवत रेखा पर मेरा वजन थोड़ा कम आएगा? ये तो वजन घटाने का बढ़िया तरीका है, बस सही जगह पर छुट्टी पर जाना है। बिल्कुल, आपका वजन सच में थोड़ा कम हो जाएगा, और आपने अनजाने में ही भौतिकी के सबसे आम भ्रम वाले विषय को छेड़ दिया है, द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट के बीच का अंतर। हाँ, ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो इन दोनों को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, द्रव्यमान यानी मास का मतलब है कि आपके अंदर पदार्थ कितना है, आप कितने हैं। ये आपके शरीर का जड़त्व है, यानी अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करने की क्षमता, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पर हो, चांद पर या अंतरिक्ष में। इसकी इकाई किलोग्राम है। ठीक है, तो मेरा मास तो मेरा अपना है, वो नहीं बदलेगा। तो फिर भार क्या है? भार या वेट एक रिश्ता है। ये आपके और उस ग्रह के बीच का रिश्ता है जिस पर आप खड़े हैं। ये वो बल है जिससे वो ग्रह आपको अपने केंद्र की ओर खींच रहा है। इसका सूत्र है W = m/g। चूंकि ये एक बल है, इसकी इकाई न्यूटन है, और क्योंकि g जगह के साथ बदलता है, आपका भार भी बदलता है। इसे समझने के लिए चांद वाला उदाहरण सबसे अच्छा है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 है, तो वहां मेरा भार भी 1/6 रह जाएगा। मैं सुपर हीरो की तरह उछल कूद कर सकूंगा, लेकिन मेरा द्रव्यमान यानी मेरे शरीर का पदार्थ उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां जाके मैं पतला हो जाऊंगा। एकदम सही। मान लीजिए पृथ्वी पर आपका भार 600 न्यूटन है, चांद पर ये सिर्फ 100 न्यूटन होगा। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, लेकिन आपका द्रव्यमान मान लीजिए 61 किलोग्राम, वो दोनों जगह 61 किलोग्राम ही रहेगा। आपका द्रव्यमान आपकी अपनी संपत्ति है, आपका भार उस जगह का माहौल है जहां आप हैं। ये तो बहुत अच्छे से साफ हो गया। अब चलिए इस बल के असर को अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। हमारे नोट्स में प्रणोद, थ्रस्ट और दाब, प्रेशर का जिक्र है। इनका गुरुत्वाकर्षण से क्या लेना देना है? ये बल के व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। प्रणोद तो बस किसी सतह पर सीधा लंबवत लगने वाला बल है, लेकिन दाब यानी प्रेशर ज्यादा दिलचस्प है। दाब होता है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही ज्यादा दाब लगेगा। हाँ, इसके उदाहरण और ही चारों तरफ हैं। जैसे एक कील को दीवार में ठोकना। कील की नोक नुकीली होती है, यानी बहुत कम क्षेत्रफल। तो जब हम हथौड़े से बल लगाते हैं तो सारा बल उस छोटी सी नोक पर केंद्रित होकर जबरदस्त दाब पैदा करता है और कील अंदर चली जाती है। मुझे तो अपना 90 के दशक का स्कूल बैग याद आ गया। उसकी पट्टियां पनीर काटने वाले तार जितनी पतली थी। हमारे नोट्स में लिखा है कि स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी होनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल ज्यादा हो और कंधों पर दाब कम पड़े। काश ये बात मेरे स्कूल बैग बनाने वालों को भी पता होती। वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भौतिकी का एक सरल सिद्धांत आराम और दर्द के बीच का अंतर तय कर सकता है। और बल का ऐसा ही एक और दिलचस्प खेल हमें तरल पदार्थों में देखने को मिलता है, जिससे हम उत्प्लावकता यानी बुयंसी कहते हैं। जब भी आप किसी चीज को पानी में डुबोते हैं तो पानी उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसी वजह से आप स्विमिंग पूल में खुद को हल्का महसूस करते हैं। अच्छा, तो यही वो बल है जो तय करता है कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। पर इसका आधार क्या है? हमारे नोट्स में एक घनत्व मतलब डेंसिटी का जिक्र है। हाँ, नियम सीधा है। अगर किसी चीज का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो तैरेगी, जैसे लकड़ी। अगर उसका घनत्व पानी से ज्यादा है
तो वो डूब जाएगी, जैसे लोहे की कील। ठीक है, ये तो समझ आता है, लकड़ी बनाम पत्थर। लेकिन यहाँ पर वो क्लासिक पहेली आती है जो हमारे नोट्स में भी है। एक छोटी सी लोहे की कील जिसका घनत्व पानी से बहुत ज्यादा है, वो तो तुरंत डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे से बना हजारों टन का विशाल जहाज आराम से तैरता है। ये तो घनत्व के नियम को तोड़ता हुआ लगता है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक शानदार विरोधाभास है और इसका जवाब हमें प्राचीन ग्रीस के एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत से मिलता है। आर्किमिडीज ने पता लगाया कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल, मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल, उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। हटाए गए पानी का भार? अच्छा, तो जहाज के मामले में बिल्कुल, जहाज का डिजाइन देखिए, उसका निचला हिस्सा खोखला और बहुत बड़ा होता है। जब जहाज पानी में उतरता है तो अपने विशाल आकार की वजह से वो बहुत बड़ी मात्रा में पानी को अपनी जगह से हटाता है। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार इस हटाए गए लाखों लीटर पानी का जो वजन होता है, वो एक जबरदस्त उत्प्लावक बल पैदा करता है जो ऊपर की ओर धकेलता है। ये बल जहाज के अपने वजन से भी ज्यादा हो जाता है और इसीलिए लोहे का बना होने के बावजूद जहाज तैरता है। जबकि कील बहुत कम पानी हटाती है, इसलिए उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल उसके वजन पर हावी नहीं हो पाता। वाह! तो जहाज अपने वजन की वजह से नहीं, बल्कि अपने आकार की वजह से, हटाए गए पानी के वजन की वजह से तैरता है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। पनडुब्बियां भी शायद इसी सिद्धांत पर काम करती होंगी। एकदम, पनडुब्बियां अपने बैलास्ट टंकियों में पानी भरकर अपना औसत घनत्व बढ़ा लेती हैं और डूब जाती हैं, और जब उन्हें ऊपर आना होता है तो वो इस पानी को बाहर निकालकर अपना घनत्व कम कर लेती हैं और तैरने लगती हैं। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग उदाहरण है। कमाल है। तो आज की हमारी ये जासूसी काफी कामयाब रही। हमने एक साधारण से सेफ से शुरुआत की और ये पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण नाम का ये अदृश्य अपराधी कैसे काम करता है। हमने देखा कि इसकी कमजोरी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमने ये भी जाना कि हम भूमध्य रेखा पर तकनीकी रूप से हल्के होते हैं और द्रव्यमान और भार के बीच के जरूरी अंतर को भी समझा, और अंत में हमने विशाल लोहे के जहाजों के तैरने का रहस्य भी सुलझा लिया। ये दिखाता है कि कैसे भौतिकी के कुछ मूलभूत सिद्धांत हमारे चारों ओर की दुनिया को चला रहे हैं। चाहे वो ग्रहों का नाच हो या हमारे स्कूल बैग का डिजाइन, ये नियम हर जगह है, हर पल काम कर रहे हैं। ये असल में हमारी दुनिया का यूजर मैनुअल है। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम सवाल पे छोड़ जाता है। हमने आज गुरुत्वाकर्षण की बात की, एक ऐसा बल जो व्यक्तिगत स्तर पर इतना कमजोर है कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते, फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड की संरचना को तय करता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास और कौन सी ताकतें हैं जो शायद इतनी ही सूक्ष्म और अदृश्य हों, लेकिन हमारे जीवन, हमारी जीव विज्ञान या शायद हमारी सोच को भी उन तरीकों से नियंत्रित कर रही हो जिन्हें हमने अभी समझना शुरू भी नहीं किया है।